हेलो एवरीवन। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री यूनिट से थर्मोडायनामिक्स टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। मैंने पिछले वीडियो में ये चीज़ बताया था। तो थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारे लॉज या फिर रूल्स हैं। तो ये रूल्स एंड लॉज क्यों हैं? तो ये रूल्स और लॉज सारे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, उसके लिए बहुत सारे रूल्स दिए गए, बहुत सारे लॉज दिए गए। तो इस टॉपिक में हम लोग ये सारी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। और बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का एक मीनिंग ये भी होता है कि हीट इन मोशन। तो हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है, हाँ, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका बेसिक सा एक डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं। थर्मोडायनामिक्स डील्स विथ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन यूनिवर्स, ठीक है। तो जितने भी तरह के एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं यूनिवर्स में, वो कैसे होते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों की चर्चा की जाएगी इस यूनिट में, इस टॉपिक में। उसके बाद वी कैन डिटरमाइन वेदर और हम लोग इस ये टॉपिक को पढ़ के ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि वेदर फिजिकल प्रोसेस इज पॉसिबल, मतलब फिजिकल प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। और अगर वो फिजिकल प्रोसेस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का पॉसिबल नहीं होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है ये है इट डील्स विथ एनर्जी एंड वर्क ऑफ सिस्टम। ये एनर्जी और सिस्टम के द्वारा हो रहे वर्क को डील करता है, हाँ। इट डील्स विथ एनर्जी एंड वर्क ऑफ द सिस्टम। तो एनर्जी क्या है? तो एनर्जी सिंपल सा बोला जाए तो क्या है? कैपेबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? कैपेबिलिटी टू डू वर्क। आपके पास एनर्जी होगी तभी तो आप काम कर पाइएगा, ठीक है। अब देखते हैं वर्क। वर्क एक्चुअली में क्या है? तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क, अगर आप किसी चीज़ को धक्का देते हैं तो उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने से क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है उस वस्तु का, उस पर्टिकुलर चीज़ का डिस्प्लेसमेंट होता है जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं। तो वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अगर आप किसी चीज़ पे किसी लिक्विड पे प्रेशर डालते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंज होता है, हाँ। तो ये सारे क्या हो गए? वर्क। वर्क जब किसी पे प्रेशर डालते हैं तो क्या हो गया? वो एक प्रकार का वर्क हो गया, जिससे क्या होगा? वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हो, मतलब फोर्स लगा रहे हो, तो उस चीज़ का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग वर्क।
देखने की एनर्जी का यूनिट क्या है। एनर्जी को हम लोग कैलोरी से भी मेजर कर सकते हैं और जूल से भी मेजर करते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी टर्म्स यूज होंगे, ठीक है, सभी की चर्चा हम लोग पहले कर लेंगे, उसके बाद जो भी लॉज हैं वो भी पढ़ेंगे हम लोग। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, कैलोरी होता है, ठीक है। तो एक कैलोरी इज द अमाउंट हीट needed to rise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius। तो हम लोग एक कैलोरी किसको बोलते हैं, ठीक है। कैलोरी क्या है, तो कैलोरी इज अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम वो जो वाटर है उसको, उसका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस से अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैलोरी। मतलब 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने में जितना अमाउंट ऑफ हीट का जरूरत पड़ेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैलोरी। जैसे कि 14.5, अगर किसी वाटर का जो टेम्परेचर है 14.5 डिग्री सेल्सियस है, उससे बढ़ा करके वो 15.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट लग रहा है इस टेम्परेचर को राइज करने में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैलोरी। तो हम लोग 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल्स, हाँ, इसको जूल में ऐसे मेजर करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग 4.2 जूल्स भी लिख सकते हैं, हाँ। अगर हम लोग किलो जूल में बात करें तो 1 किलो कैलोरी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.2 किलो जूल। उसके बाद अगर हम लोग 1 किलो कैलोरी की बात करते हैं अगर 1000 ग्राम ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर है हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस से अगर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग, उसके लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा कितना होगा, 1 किलो कैलोरी, ठीक है। कितना रिक्वायरमेंट होगा, 1 किलो कैलोरी। क्योंकि जब हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 ग्राम वाटर के लिए जब 1 डिग्री सेल्सियस, जब 1 ग्राम वाटर
हम लोग लेते हैं और उसका टेम्परेचर राइज होता है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो हम लोग को कितना अमाउंट ऑफ हीट ज़रूरत पड़ता है, 1 कैलोरी का, ठीक है। तो हम लोग 1000 ग्राम ऑफ वाटर का अगर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को राइज कर देंगे तो उसके लिए कितना एनर्जी खर्चा होगा, 1 किलो कैलोरी। हाँ, और 1 किलो कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 1000 कैलोरी, ठीक है। 1 किलो कैलोरी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, किसी किसी बुक में 1 CAL कैपिटल C लिखा हो रहेगा, ठीक है। तो इसका भी मतलब क्या होता है, 1 किलो कैलोरी, ठीक है। इसको हम लोग 1 कैलोरी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 1 किलो कैलोरी, या फिर 1 किलो कैलोरी को ऐसे भी लिखा जाता है। अब आते हैं हम लोग एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है। तो यूनिवर्स इक्वल टू, हम लोग का जो यूनिवर्स है वो सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो जब हम लोग इंफॉर्मेशन जो है यूनिवर्स का तो ले सकते नहीं, ठीक है। जैसे कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म यूनिवर्स में कैसे हो रहा है तो पता करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो हम लोग कोई पर्टिकुलर चीज़ लेते हैं, जैसे कि कोई भी मैटर, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, किसी सेल में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, या फिर किसी टेस्ट ट्यूब में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। मतलब जैसे ये हो गया हमारा सिस्टम, या फिर मैटर बोल सकते हैं सिस्टम। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया ले लेते हैं, इसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्म कैसे होता है। हाँ, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारा सिस्टम है, और उस सिस्टम को छोड़ करके बाकी जो भी यूनिवर्स में है, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा सराउंडिंग। मतलब इस माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के या फिर इस सेल को छोड़ करके इस यूनिवर्स में, मतलब उस सिस्टम के अलावा जो भी कुछ है वो क्या हो गया हमारा सराउंडिंग। तो हम लोग लिख सकते हैं ए सिस्टम refers to the matter within a defined region of space। तो हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम को हम लोग मैटर बोल सकते हैं, हाँ, जो कि एक डिफाइंड रीजन या फिर डिफाइंड स्पेस में। तो हमारा ये मैटर क्या है, एक डिफाइंड स्पेस में, चाहे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, चाहे एक टेस्ट ट्यूब है, चाहे ये सेल है, ठीक है। तो इसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को टेस्ट करना है, चेक करना है। हाँ, तो हम लोग इसको हम लोग सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। और सराउंडिंग किसको बोलेंगे, द मैटर इन द रेस्ट of the universe is called the surrounding। जो मैटर रेस्ट ऑफ यूनिवर्स में है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सराउंडिंग्स। मतलब इस सिस्टम को, इस मैटर को छोड़ करके जो भी है यूनिवर्स में वो क्या हो गया, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग प्लस सिस्टम इक्वल टू यूनिवर्स। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में
जाना था, ठीक है। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। तो सिस्टम सिस्टम क्या है? सिस्टम एक पर्टिकुलर चीज़ है, हाँ, जिससे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सिस्टम के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। ये टाइप्स कैसे होते हैं? पहला जो टाइप होता है ये होता है ओपन सिस्टम। ऐसे सिस्टम में, जैसे कि ये हमारा सिस्टम हो गया, यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है और मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो पाए, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बायोलॉजिकल सिस्टम, इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? जैसे कि आप लोग खाना खाते हो, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ जब आप लोग खाना खाते हो या फिर सांस लेते हो, तो उसमें क्या होता है? मैटर अंदर जाता है फिर बाहर आता है, हाँ। तो इस तरह से मैटर का एक्सचेंज हो गया और एनर्जी का जैसे टेम्परेचर, हाँ, तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है एनर्जी का। तो बायोलॉजिकल सिस्टम ओपन सिस्टम का एक एग्जांपल है, हाँ। ह्यूमन बॉडी भी बोल सकते हैं। दूसरा हो गया क्लोज्ड सिस्टम। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर टू द सराउंडिंग। एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज सराउंडिंग से होता है। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। और इसका एग्जांपल क्या है? बायोलॉजिकल सिस्टम्स। क्लोज्ड सिस्टम में ये हो गया हमारा सिस्टम, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है बट एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? सराउंडिंग और सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज तो हो रहा है बट मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्लोज्ड सिस्टम बोलेंगे। और क्लोज सिस्टम का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो हम लोग वाटर बोतल ले सकते हैं। देखिएगा, वाटर बोतल को आप किसी बोतल में गर्म पानी करके रखते हो तो कुछ देर बाद वो ठंडी हो जाती है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एनर्जी का एक्सचेंज तो हो रहा है बट मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्सचेंज ओनली एनर्जी टू द सराउंडिंग। इसका एग्जांपल हो गया कैप्ड प्लास्टिक बोतल। तीसरा टाइप में आते हैं। तीसरा टाइप आइसोलेटेड सिस्टम। और इससे आइसोलेटेड सिस्टम से इस बार एग्ज़ाम भी बना था, सॉरी, आइसोलेटेड सिस्टम से इस बार क्वेश्चन बना था ICMR के एग्ज़ाम में, ठीक है। और उसमें यही चीज़ पूछा गया था इस बार आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। ऑप्शन दिया हुआ था कि कौन सा आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका सिंपल सा आंसर वहाँ पर था थर्मो फ्लास्क।
तो आइसोलेटेड सिस्टम जो है उसमें ना तो मैटर एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो इस तरह के सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है? थर्मोफ्लास्क या फिर थर्मस, जिसमें आप लोग पानी रखते हैं, चाहे वो मिल्टन का हो, सेलो का हो। जैसे आप पानी या फिर चाय रखते हैं तो देखिएगा बहुत देर तक वो गर्म रहता है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है। वो पानी जैसा था वैसे रह गया, गर्म था तो गर्म ही रह गया, ठंडा था तो ठंडा ही रह गया, ठीक है। बट ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, नॉट ए परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम। क्योंकि अगर आप 1 महीना बाद खोल के देखते हो तो पानी ठंडा हुआ पड़ा रहता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो बट इसको आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जाम्पल के रूप में देखा जाता है। और एग्जाम में भी यही इस बार ICMR के एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है, और इसका सिंपल सा आंसर होता है थर्मोफ्लास्क। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं do not exchange energy as well as matter to surrounding. Example, thermoflask. थर्मोडायनेमिक्स में एक और चीज़ आती है जिसको हम लोग स्टेट फंक्शन बोलते हैं। और स्टेट फंक्शन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ए सिस्टम फॉलोज, ठीक है। मतलब सिस्टम कोई भी पाथ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। बिना कोई पाथ फॉलो किए ही उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। डिपेंड ओनली ऑन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। ये सिर्फ फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे डिपेंडेंट होता है। उसके बीच में कौन सा पाथ फॉलो हो रहा है उससे बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है इसका प्रेशर, हाँ, वॉल्यूम या फिर इंटरनल एनर्जी। डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज। तो स्टेट फंक्शन के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथाल्पी, इंट्रोपी, फ्री एनर्जी, जिसको हम लोग P से, इसको V से, इसको E से, इसको H से, इसको S से, इसको G से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं, नॉन स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। आते हैं नॉन स्टेट। नॉन स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं जो कि डिपेंड ऑन
पाथ टेकन, मतलब जो पाथ, कौन से पाथ से होते हुए चेंजेस आ रहा है उस पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल है वर्क, हीट, एक्टिवेशन, एनर्जी। तो नॉन स्टेट फंक्शन के एग्जांपल क्या क्या है? वर्क, हीट और एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, और स्टेट फंक्शन के क्या क्या एग्जांपल है? प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथाल्पी, इंट्रोपी, फ्री एनर्जी। तो ये हो गया स्टेट फंक्शन है नॉन स्टेट फंक्शन के बारे में, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। द टोटल एनर्जी of a system and its surrounding is constant। हाँ, जो टोटल एनर्जी होता है किसी भी सिस्टम और उसके सराउंडिंग के बीच का, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये पहला लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। तो सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग मतलब यूनिवर्स, तो यूनिवर्स का जो एनर्जी होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इससे ये भी मतलब निकलता है एनर्जी नाइदर एनर्जी कैन energy can be neither created nor destroyed। ये पहला लॉ है थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, वो यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है। तो लॉ ऑफ, इसमें इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज कांस्टेंट only energy is transformed from one form to another। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, हाँ, या फिर जो फर्स्ट लॉ है, इसमें क्या होता है? टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज कांस्टेंट। एनर्जी जो होता है कांस्टेंट होता है और ओनली एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है, ठीक है। वो ना तो ख़त्म होता है ना ही उसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। वो कांस्टेंट बना हुआ रहता है यूनिवर्स में। सो ये था हमारा फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी को ई और यू से डिनोट करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी को हम लोग ई या फिर यू से नोट करते हैं, जो कि सिस्टम में कोई भी एनर्जी होता है उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, और ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की।
इंटरनल एनर्जी को हम लोग ई और यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। का मतलब होता है एनर्जी कंटेंड इन सिस्टम, और ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन बोले तो चेंज इन फाइनल और इनिशियल एनर्जी। तो ई इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू। क्यू हमारा क्या है, हीट ट्रांसफर, और डब्लू क्या है, वर्क। तो ई ऑफ एनी सिस्टम can change only if energy flow in or out of the system in the form of heat and work. E of any system can change only if energy flow in or out of the system in the form of heat and work. जैसे कि ये सिस्टम है मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ई कब चेंज होगा हमारा, ई तभी चेंज होगा जब एनर्जी या तो बाहर से अंदर आएगी और या तो एनर्जी बाहर से अंदर से बाहर की ओर जाएगी, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ हीट के रूप में अंदर या बाहर हो, या फिर वर्क के फॉर्म में अंदर या बाहर हो। देखना कि डेल्टा यू इक्वल टू U2 माइनस U1 होता है, हाँ, इक्वल टू प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस डब्लू। इस प्लस माइनस क्यू एंड डब्लू का मतलब क्या होता है कि जैसे कि प्लस क्यू है, इसका मतलब जो सिस्टम है वो क्या हीट को गेन कर रहा है, हाँ। और अगर माइनस है, माइनस साइन है, तो इसका मतलब वो हीट लॉस कर रहा है। उसी तरह अगर प्लस साइन है, इसका मतलब जो सिस्टम है वो वर्क कर रही है। सॉरी, अगर प्लस साइन है तो उसके ऊपर कोई वर्क कर रहा है, ठीक है, और सिस्टम के ऊपर कोई वर्क कर रहा है। अगर नेगेटिव साइन है, इसका मतलब सिस्टम खुद से कोई वर्क कर रही है, ठीक है। तो वर्क को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, वर्क इक्वल टू पी डेल्टा भी, और वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू फाइनल इनटू इनिशियल। इससे हम लोग इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये तो समझ गए, क्यू क्या है, हीट ट्रांसफर, और डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। पॉजिटिव रहा तो क्यू क्या होगा, हीट गेन कर रहा है सिस्टम, नेगेटिव रहा तो हीट लॉस कर रहा है। पॉजिटिव डब्ल्यू रहा तो सिस्टम पर कोई वर्क हो रहा है, और नेगेटिव रहा तो सिस्टम खुद कोई वर्क कर रही है, इसीलिए वर्क में लॉस हो रहा है, एनर्जी में लॉस हो रहा है, ठीक है। सो हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि CSIR नेट में पूछा गया था, हाँ। वो क्वेश्चन इस तरह से था, द इंटरनल
energy of a gas increased by 1 joule when it is compressed by a force of I Newton 1 Newton, force of 1 Newton, ठीक है, compressed by force of 1 Newton through 2 meters. The heat change of the system is, ये क्वेश्चन जून 2014 में पूछा गया था, ठीक है, और इसका ऑप्शन था 1 जूल, -1 जूल, 2 जूल और -2 जूल। तो क्वेश्चन क्या है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इंक्रीज्ड बाय 1 जूल when it is compressed by force of 1 Newton, compressed by force of 1 Newton through 2 meters. The heat change of the system, जो इंटरनल एनर्जी है गैस का वो बढ़ जाता है 1 जूल से जब उसको कंप्रेस करते हैं 1 न्यूटन फोर्स के थ्रू, ठीक है, 2 मीटर्स तक। तो हीट में चेंज क्या आएगा उस सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा ई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 जूल, +1 हम लोग इसलिए लिखे क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फोर्स 1 न्यूटन और डिस्टेंस 2 मीटर। तो वर्क इज डन ऑन सिस्टम, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स हम लोग का दिया हुआ है 1 और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस 2 मीटर्स, तो हम लोग का वर्क कितना आ गया, 2। हम लोग इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है तो इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q और वर्क डन, मतलब सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, प्लस रहेगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, हीट, हीट कितना चेंज हो रहा है सिस्टम में, तो Q निकालना है। तो Q इक्वल टू डेल्टा E माइनस W। तो डेल्टा E हम लोग का कितना दिया हुआ है, 1 जूल माइनस वर्क डन कितना है, 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 जूल माइनस 2, 1 माइनस 2 तो -1 आंसर। सो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। हाँ, सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको टॉपिक समझ में आया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।